लास्ट क्लास में हम SN2AR रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। आज इसी रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। SN2AR रिएक्शन में हमने देखा था कि इसमें एक लीविंग ग्रुप होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और न्यूक्लियोफाइल है, राइट। इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे मैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लीविंग ग्रुप Cl ले लेता हूं। लीविंग ग्रुप Cl लगा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में NO2 ले लेता हूं ये, और न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव ले लेता हूं जो कि Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। तो रिएक्शन के मैकेनिज्म देखिए, रिएक्शन कैसे होगी। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का काम है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, तो ये जो पाई बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा। जब ब्रेक होगा तो देखिए अगला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये Cl, ये OH, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये लगा है NO2। ये डबल बॉन्ड, यहां पर भी NO2 लगा है, यहां पर भी NO2 लगा है। अब देखिए, नॉर्मली क्लोरोबेंजीन इस टाइप की रिएक्शन नहीं करता है, राइट, बट यहां पर ऐसी रिएक्शन हो रही है। नॉर्मली अगर हम क्लोरोबेंजीन लें तो हमने देखा था क्लोरोबेंजीन पर नॉर्मल कंडीशन में NaOH रिएक्ट नहीं करता, बट यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है। और उसका रीजन ये है कि जो नेगेटिव आयन अब ये बन रहा है, ये एक तो NO2 जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस एम इफेक्ट शो करता है, तो NO2 के माइनस एम इफेक्ट से स्टेबलाइज्ड है, और उसके अलावा इसमें रेजोनेंस भी है। जब अगली बार रेजोनेंस करेगा ये, तो एक तो NO2 के ऊपर जाएगा और दूसरा इस कार्बन पर आएगा, और जब इस कार्बन पर आएगा तो ये फिर से यहां पर भी NO2 लगा है जो इसको स्टेबलाइज कर देगा। कैसे, देखिए, ये Cl, OH, NO2, ये N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहां पे नेगेटिव आया। अब जब इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया तो फर्दर ये एक तो रेजोनेंस में है, दूसरा NO2 इसको स्टेबलाइज करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा। इसके अलावा ये डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस में है। फिर यहां पर भी NO2 लगा हुआ है। फिर जब फर्दर रेजोनेंस हुआ, तो ये फिर से स्टेबलाइज हो रहा है। देखिए कैसे, जब अगली बार रेजोनेंस हुआ तो ये NO2, Cl, OH, ये NO2, अब निगेटिव चार्ज पहले यहां था, अभी ये डबल बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज यहां आ गया, डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, और ये N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहां पर शिफ्ट होने पर नेगेटिव चार्ज यहां आ गया, और जब इस पर नेगेटिव चार्ज आया तो फिर से NO2 स्टेबलाइज कर रहा है। मतलब जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है वहां पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है जो उसको स्टेबलाइज कर देगा। सो NO2 नेगेटिव इज, कार्बन आयन इज हाईली स्टेबल। लास्ट में अब क्या होगा, लास्ट में अगर ये नेगेटिव आयन इधर शिफ्ट होता है तो ये Cl नेगेटिव निकल जाएगा, और अगर ये Cl नेगेटिव निकल गया तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें यहाँ पे OH, Cl नेगेटिव निकल गया, ये NO2, और इस तरह से ये कन्वर्ट हो गया ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक एसिड। अभी हमने OH नेगेटिव लिया है, हम कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले लें तो फर्क नहीं पड़ता, दूसरा न्यूक्लियोफाइल भी सिमिलरली रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है ये है SN2AR। अगर आप देखेंगे ओवरऑल चेंज क्या आया है तो आपको चेंज केवल एक दिखेगा कि Cl की जगह OH आ गया। तो अगर CH की जगह Cl की जगह OH आ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब किसी एक ग्रुप की जगह कोई नया ग्रुप आ जाता है तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन करने वाला कौन है, तो आप कहेंगे पहला स्टेप जो कि RDS है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में न्यूक्लियोफाइल है, तो SN,
चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड में हो रही है इसलिए AR। और SN2 बाइमोलिकुलरिटी, बाइमोलिकुलर रिएक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन RDS में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, एक तो हेलोबेंजीन इन्वॉल्व है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसको मैं सबस्ट्रेट लिख देता हूं, इसको न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। वन मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन का अगर ऑर्डर देखा जाए तो टू मॉलिक्यूल RDS में इन्वॉल्व है इसलिए ऑर्डर 2। अगर इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी देखें तो RDS में टू मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इसलिए मॉलिक्यूलरिटी 2। तो ये जो 2 है मॉलिक्यूलरिटी है, एस सब्स्टिट्यूशन है न्यूक्लियोफिलिक, चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड में हो रहा है इसलिए SN2AR। रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट के नेचर पर भी डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के नेचर पर भी डिपेंड करेगा। दूसरी बात है कि अभी तक जो भी रिएक्शन हम देखते थे उनमें मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, उसमें कार्बो केटायन बन रहा था। अगर यहां पे देखा जाए तो जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये कार्ब एनायन है, यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन आयन इंटरमीडिएट है और इस इंटरमीडिएट को कहते हैं मीजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स, मीजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मीजेनहाइमर कॉम्प्लेक्स बनता है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बन आयन बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन जितना ज्यादा स्टेबल है रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट होगी। अब चूंकि कार्ब एनायन है एंड हाउ एनायंस आर स्टेबलाइज्ड, तो एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा मतलब -m वाला तो SN2AR रिएक्शन फास्ट होगी, और अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो SN2AR रिएक्शन होगी ही नहीं, या और अगर होगी भी तो बहुत स्लो रेट से होगी। ठीक है, चलिए पहले मैं इसके कुछ एग्जांपल ले लेता हूं फिर एक साथ लिखेंगे। बात किया जाए, मान लीजिए हमारे पास एक है क्लोरो जिसमें एक NO2 लगा है, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। दूसरा है जिसमें डाई क्लोरो डाई नाइट्रो है, 2 NO2 लगे हैं, 2 NO2 लगे हैं। फिर Cl है, 3 NO2 लगे हैं, और एक ऐसा भी है जिसमें एक भी NO2 नहीं लगा हुआ है, सिर्फ क्लोरोबेंजीन है। आपसे बोला जाए कि बताइए इन चारों में सबसे फास्ट SN2AR रिएक्शन क्या होगी? सीक्वेंस बताइए जरा, SN2AR रिएक्शन का सीक्वेंस क्या होगा इनमें? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है 3, बिल्कुल सही है, देन 2, देन 1 एंड 4। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्शन उतनी ज्यादा फास्ट। और देखिए अगर हमारे पास फ्लोरो नाइट्रोबेंजीन है, एक बार फ्लोरो लगा है, एक बार क्लोरो लगा है, एक बार ब्रोमो लगा है, और एक बार आयोडो लगा है। अब इन चारों में अगर पूछा जाए कि रिएक्शन सबसे, ठीक है, और मैं बता देता हूं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे पहला स्टेप RDS है, ठीक है। यहां पे जो लीविंग ग्रुप है ये सेकेंड स्टेप पे निकल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि सर रिएक्शन सबसे फास्ट होगी आयोडीन वाले में। मैंने पूछा बताओ क्यों, तो उनका लॉजिक ये था क्योंकि सर सबसे आसानी से कार्बन आयोडीन बॉन्ड टूटेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि कार्बन आयोडीन बॉन्ड का टूटना जो कि सेकेंड स्टेप में हो रहा है वो RDS में इन्वॉल्व ही नहीं है। तो कार्बन आयोडीन बॉन्ड जल्दी टूटेगा या कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड देरी से टूटेगा, इससे इस रिएक्शन के रेट में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि क्लीवेज ऑफ बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व इन RDS। तो फिर किस बात पर डिपेंड करेगा?
न्यूक्लियोफाइल वहां पर सबसे आसानी से अटैक करेगा जहां पर बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। अब आप बताइए विच बॉन्ड इज मोस्ट पोलर? कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ज्यादा पोलर है। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कार्बन हेलोजन बॉन्ड की पोलरिटी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जहां ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा आसानी से अटैक करेगा। बताइए जरा सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कहाँ है, कार्बन फ्लोरीन या कार्बन आयोडीन? कार्बन फ्लोरीन। और इसीलिए अकेली ये एक ऐसी रिएक्शन है जहां पे फ्लोरो के केस में रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होती है, फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आयोडो, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों रिएक्शंस की मैकेनिज्म, इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दी है, और जिस रिएक्शन को एनसीईआरटी में डिटेल में दिया है उससे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ मॉलिक्यूल हैं, इनमें हमें देखना है कि किस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए फर्स्ट वाले केस में अगर देखें तो आरओ निगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे ये वाला जो सीएल है उससे बाकी जो ग्रुप हैं वो पैरा पोजीशन पर लगे हैं। तो अब ये सीएल भी है, ये सीएल भी है, तो कौन से सीएल को रिप्लेस करें? तो वो सीएल रिप्लेस होगा जिससे बाकी के ग्रुप पैरा पोजीशन पर यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पोजीशन पर लगे हैं। तो ये सीएल नेगेटिव निकल जाएगा, और अगर ये सीएल नेगेटिव निकल गया तो प्रोडक्ट ये OR NO2 NO2 और NO2 ये लग जाएगा। यहाँ पे Cn नेगेटिव अब 4 NO2 है, किस NO2 को रिप्लेस करेगा? तो उस NO2 को रिप्लेस करेगा जिससे बाकी, क्योंकि NO2 खुद भी एक लिविंग ग्रुप है, तो उसको अटैक रिप्लेस करेगा जो बाकी आर्थो पर और पैरा पोजीशन पर लगे हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएगा Cn और बाकी तो NO2 ही लगे रहेंगे। यहाँ पे देखिए Cl है, 2 Cl है, एक NO2 है। तो अब ये वाला Cl अगर देखें तो उसमें केवल एक Cl पैरा पोजीशन पर विड्रॉइंग में है, और इस Cl को अगर देखें तो इसके पोजीशन पर NO2 है, NO2 मोर विड्रॉइंग है, तो दोनों निकल सकते हैं, लेकिन इस बार OH ये वाला निकलेगा। तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा ये Cl, NO2 वहीं पे लगा रहेगा, और ये OH। अब देखिए यहाँ पे Cl नेगेटिव निकल गया और OH लग जाएगा। अब देखिए RO नेगेटिव उस Cl को रिप्लेस करेगा जिससे बाकी पैरा पोजीशन पर लगे हैं, तो ये वाला रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि ये दोनों Cl आर्थो पे हैं और ये पैरा पे है। तो अब यहाँ पे अगर देखें प्रोडक्ट, तो ये बाकी के Cl लगे रहेंगे, बाकी के Cl लगे रहेंगे, ये Cl की जगह पे OR आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें एक तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखा, इसी के साथ हमने डायजोनियम कंपाउंड वाली रिएक्शंस भी देखी जो नॉर्मली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आता है, और साथ में SN2AR रिएक्शन देखा। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये जो SN2AR वाला पार्ट है ये आपको एल्केल हैलाइड में मिलेगा, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड एनसीईआरटी में अलग से नहीं दिए हुए हैं, हमने क्या किया है पूरे अलग अलग चैप्टर्स में जहां कहीं पर भी एरोमेटिक कंपाउंड थे उनको एक साथ क्लब करके लिख लिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन ये एक बड़ा चैप्टर है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैं अगर ऐसा कहूं कि ऑर्गेनिक में 2 चैप्टर सबसे बड़े हैं, तो 11th में मैं कहूंगा हाइड्रोकार्बन। अगर 11th में आपने हाइड्रोकार्बन तैयार कर लिया मतलब आपके बहुत सारी चीजें तैयार हो गई।
पर आप समझ सकते हो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हाइड्रोकार्बन, और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो बड़ा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स। जिस दिन खत्म हो समझ लो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करने के किनारे पर आ गए हो, क्योंकि उसके बाद जो चैप्टर बचते हैं बहुत छोटे छोटे से चैप्टर है ना, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर केमिस्ट्री, मिड लाइफ, फिर उसमें एसिड बेस, एसिड है और बेस अमीन्स, राइट। तो ये हमारा एक बड़ा चैप्टर होने वाला है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पहले पार्ट में हम इसमें प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, दूसरे पार्ट में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब जैसा मैंने हर बार ये कहा है, जैसे मान लो मुझे प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज, मतलब इसमें जितनी भी केमिकल रिएक्शन आने वाली हैं सारी केमिकल रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो उनमें से कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जो हम पहले डिस्कस कर चुके होंगे, जिनको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, मैं केवल उनका नाम लिखूंगा, उनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले कहीं ना कहीं। फिर आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारी रिएक्शन आएंगी और वहां पर भी सेम कंडीशन बनेगी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम पहले डिस्कस कर चुके होंगे, जो नई रिएक्शंस मिलेंगी उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार चार्ट बनाते हैं, देखते जाना, आपको समझ में आता जाएगा। आप खुद कहेंगे सर ये रिएक्शन तो हमने पढ़ ली है, और जो रिएक्शन हम पहले ही पढ़ चुके होंगे उनको हम यहाँ पे उतने डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे पहले मैं इसमें एल्डिहाइड और मैं प्रिपरेशन पढ़ा रहा हूं, फिर पढ़ेंगे अपन प्रॉपर्टीज। अब देखो, अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो एल्केन से तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से बनता है, उस रिएक्शन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर एल्कीन लिया जाए तो आप बताइए क्या एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं? क्या एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं? यस, बहुत बढ़िया हर्षित, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल परफेक्ट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। अगर आप पहले स्टेप में ओजोन, दूसरे स्टेप में जिंक वाटर लेते हैं तो आप एल्डिहाइड से, एल्कीन से डायरेक्ट एल्डिहाइड बना सकते हैं। और देखिए, क्या आप एल्काइन आपने लिया, क्या एल्काइन से आप एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं? एल्काइन से बना सकते हैं, बिल्कुल। H2SO4, ये रिएक्शन जिसमें हम H2SO4 और वाटर लेते हैं और साथ में कैटालिटिक अमाउंट। अब आप बताते जाइए, क्या पहली वाली रिएक्शन आपने पहले पढ़ रखी है? क्या फर्स्ट रिएक्शन आपने पढ़ रखी है? क्या हमें दोबारा इस रिएक्शन को पढ़ने की जरूरत है? क्या हम, आपको लगता है हमें ये दोबारा रिएक्शन पढ़नी चाहिए? नहीं, ठीक है। दूसरी वाली रिएक्शन भी पहले आपने पढ़ रखी है, यस। चलिए, क्या हम दोबारा इस रिएक्शन को पढ़ें, या एक बार पढ़ लिया तो काम हो गया? नहीं, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है कुचराव रिएक्शन, और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड O CH3, चाहे तो नाम लिख लीजिए, इस रिएक्शन का नाम है कुचराव रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, यही मेथड नहीं, कुछ और भी रिएक्शन है बिल्कुल इसके जैसी हैं। जैसे अगर हम OMDM रिएक्शन करें, अब OMDM रिएक्शन का आपको रिएजेंट तो याद ही होगा, पहले स्टेप में मर्क्यूरिक एसीटेट, वाटर, और सेकेंड स्टेप में NaBH4 लेते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहां पर भी अलग अलग प्रोडक्ट बन सकता है। इस पर्टिकुलर केस में अगर देखें तो पहले इनॉल बनेगा और वो इनॉल टाटोमराइज होगा, टाटोमराइज होकर के फाइनली कीटोन। अगर हम इसी कंपाउंड का HBO रिएक्शन करें, HBO रिएक्शन जिसमें पहले स्टेप में रिएजेंट B2H6 और THF लेते हैं, सेकेंड स्टेप में H2O2 और OH निगेटिव। अब इस रिएक्शन की एक खास बात है, जरा बता दीजिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन की क्या खास बात है? ये एंटी मार्कोनिक एडिशन है, तो जब एंटी मार्कोनिक एडिशन है तो RCH OH यहां पे आएगा, और जब OH यहां पे आएगा किनारे पे और ये टाटोमराइज होगा तो ये एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। चलिए, तो एल्केन से बना लिया, एल्कीन से बना लिया, एल्काइन से, मतलब एल्कीन एल्काइन से बना लिया। अगर हमारे पास एल्किल हैलाइड है तो मोनोहेलाइड से तो हम डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं,
लेकिन अगर हमारे पास जेम डाई हैलाइड है, तो जेम डाई हैलाइड मतलब एक ही कार्बन से 2 Cl लगे हैं, अगर इसकी रिएक्शन इक्वस KOH से किया जाए तो अब क्या होगा, दोनों Cl रिप्लेस होंगे, एक कार्बन पर 2 OH आ जाएंगे, और आपको पता ही है कि एक कार्बन पर अगर 2 OH आया तो अनस्टेबल होगा, वाटर निकल जाएगा, सो इट विल बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। हम इसी मेथड से कीटोन भी बना सकते हैं। ये अगर इंटरनल में आ जाए तो कीटोन बन जाएगा, अगर इसके रिएक्शन इक्वस KOH से किया जाए तो एक ही कार्बन पर 2 OH, ये कीटोन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास एल्कोहल है, अब देखिए एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने की मेथड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या आपने ये रिएक्शन पढ़ी है? क्या आप में से कोई ऐसा है जिसने ये रिएक्शन ना पढ़ी हो कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कैसे बनेगा? क्या सबने ये रिएक्शन पढ़ रखी है? कोई ऐसा है जिसने नहीं पढ़ी हो वो बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, बिल्कुल सृष्टि, बहुत बढ़िया। बहुत सारे रिएजेंट हो सकते हैं, मैं यहाँ पे एक पूरी लिस्ट लिख देता हूं। आप PCC ले सकते हैं, दूसरा आप PDC ले सकते हैं, PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, आप ले सकते हैं कोलिन्स रिएजेंट, आप ले सकते हैं एन ब्रोमो सक्सिनामाइड NBS, इनमें से कुछ भी ले लीजिए, प्राइमरी एल्कोहल विल बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। ये सभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं देन एल्कोहल विल बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं, लिख लीजिए इसको। NBS से ब्रोमीन ऐड होता है और वो ब्रोमीन यहां पर ऐड होगा। NBS वाली रिएक्शन कैसी होती है, RCH OH, यहां पे ब्रोमीन ऐड होगा, और जब एक ही कार्बन पर Br और OH दोनों आएंगे तो यहां से HBr निकल जाएगा और ये बन जाएगा एल्डिहाइड। सो NBS विल आल्सो ऑक्सीडाइज एल्कोहल टू एल्डिहाइड। एल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। NBS ओके। नोट कर लिया क्या? चलें आगे। ब्लर हो गया, अच्छा ब्लर हो गया तो नेट की स्पीड बढ़ाओ थोड़ा। नोटेड, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अगर कीटोन बनाना है, देखो पहले हमने कितनी रिएक्शन देख ली हैं, 7 8। अगर कीटोन बनाना है तो देखिए, अगर सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया जाए और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करे तो ये कीटोन बनेगा। ये सारी रिएक्शन हमने एल्कोहल में पढ़ ली हैं, ठीक है। अब देखो किससे किससे ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, तो नंबर 1 जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनसे तो कर ही सकते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मतलब NBS से कर सकते हैं, सॉरी PCC से, PDC से, कॉलिन्स से, इनसे तो कर ही सकते हैं, और NBS से। इसके अलावा अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एल्कोहल को कीटोन ही तक कन्वर्ट करेंगे, मतलब चाहे आप एसिडिक KMnO4 भी ले लीजिए बनेगा कीटोन ही। आप एसिडिक K2Cr2O7 ले लीजिए बनेगा ही। आप CrO3 के साथ H2SO4 और एसीटोन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, सब में सेम प्रोडक्ट बनेगा।
और CrO3H2SO4 एसीटोन, इसको कहते हैं जोन्स रिएजेंट, है ना। तो कोई सा भी ले लीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा कीटोन। अच्छा, टर्सरी अल्कोहल ले लेते तो फिर तो उसका ऑक्सीडेशन ही नहीं होता। तो देखो हमने किससे किससे बना लिया, एल्कीन से बना लिया, एल्काइन से बना लिया, एल्किल हैलाइड से बना लिया, एल्डिहाइड अल्कोहल ईथर अल्कोहल से बना लिया। ईथर से डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले आपको ईथर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर एल्डिहाइड कीटोन बनेगा। अब अल्कोहल ईथर के बाद आता है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड से तो दूसरा एल्डिहाइड बनाएंगे नहीं, एल्डिहाइड कीटोन। उसके बाद आते हैं एसिड डेरिवेटिव। तो देखो एसिड डेरिवेटिव से बना सकते हैं जैसे RCOOCl, RCOCl एसिड क्लोराइड है, आप इससे एल्डिहाइड बना सकते हैं। बताइए जरा कौन सी मेथड हो सकती है एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की? नहीं, एसिड क्लोरा, हाँ फ्रीडल क्राफ्ट से बना सकते हैं बिल्कुल, बट अभी एसिड क्लोराइड से रोजनमुंड, बिल्कुल रोजनमुंड, अगर H2PD और BaSO4 लिया जाए तो एल्डिहाइड बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे रिडक्शन करना है, बट रिडक्शन करने के लिए हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता, जो एल्डिहाइड बना उसको भी फर्दर रिड्यूस करके अल्कोहल बना देता। इसलिए यहाँ पर हम, मान लीजिए हमने H2PD BaSO4 ना लेकर के सिर्फ H2PD लिया होता तो क्या होता, तो ये जो एल्डिहाइड बना है ये भी फर्दर रिड्यूस हो जाता और फिर फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बन जाता। अगर एसिड क्लोराइड है या एस्टर है और इसके जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेते तो अल्कोहल बनता, लेकिन अगर डाइबाल H ले लिया जाए तो डाइबाल H माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एसिड क्लोराइड को या एस्टर को एल्डिहाइड तक रिड्यूस करेगा। डाइबाल H आपको पता होगा, ये होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड AlH4 नेगेटिव Li पॉजिटिव। तो ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन अगर इसके दो हाइड्रोजन निकाल के इसमें क्राउडेड ग्रुप लगा दिए जाए, मैं इसको हटा देता हूं और इसमें एल्युमिनियम में दो बल्कि ग्रुप लगा देता हूं, एल्युमिनियम दो हाइड्रोजन और दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया जाए, ये लगा है आइसोब्यूटाइल, तो दो आइसोब्यूटाइल लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अगर डाई वाला H ले लिया जाए तो ये भी एसिड क्लोराइड को टिल एल्डिहाइड रिड्यूस करेगा। ठीक है, डाई वाला H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या आपको ये बात समझ में आ गई डाई वाला H का क्या रोल होता है? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो, क्लियर है तो ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्लियर, चलिए अब देखिए और किससे बना सकते हैं, तो और देखिए किससे बना सकते हैं हम, एस्टर से, एस्टर का भी डाइवाल H से रिडक्शन कर देंगे तो बन जाएगा। और एसिड को अगर हीट किया जाए, जैसे RCOOH है ना, अगर हमारे पास RCOOH है एसिड, और एसिड की रिएक्शन किया जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, RCOOH एसिड है, और आपको तो पता ही है कि एसिड को बेस पसंद है। तो अब क्या होगा, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और एसिड और बेस रिएक्ट करके बना लेंगे सॉल्ट, ये बन गया कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। और नेक्स्ट रिएक्शन ये है हीटिंग, हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। आप देख रहे होंगे कि जितनी भी रिएक्शन मिली अभी तक हमें, ये सब रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, इनमें से कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है, 11th वाली रिएक्शन केवल ऐसी है जिसको हम पहली बार पढ़ रहे हैं, बाकी सारी रिएक्शन पहले आ चुकी हैं। यही होता है, जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पुरानी रिएक्शंस ऐसे, हमें बहुत सारी ऐसी रिएक्शन मिलती जाती हैं जो हम पहले डिस्कस कर रहे होते हैं,
आगे जाने पर इसीलिए सिलेबस हमें कम लगने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर इस कंपाउंड को हीट किया जाए, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अच्छा, इसको फैटी एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि फैट में भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है। तो फैट में जो एसिड प्रेजेंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का एक और नाम है फैटी एसिड। इसको हीट करें तो हीट करने पर यहां से CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर हुआ तो ये बन गया RCOOR। अब देखो, जैसे अगर मुझे यहां पे अगर मैं कैल्शियम एसीटेट लेता हूं, अगर मैंने कैल्शियम एसीटेट लिया और कैल्शियम एसीटेट को हीट किया, बताइए जरा इस बार क्या प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम एसीटेट को हीट करने पर? कैल्शियम एसीटेट को हीट करने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो आपको सबसे पहली फुर्सत में तो CaCO3 बाहर करना है, और जब CaCO3 बाहर कर दिया तो CH3COCH3 CH3COCH3 प्लस CaCO3, ये मिल गया। अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट ले लेते और कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करते, है ना, फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट ले लेते, इसको हीट करते, तो इसमें फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाता। और अगर कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम फॉर्मेट दोनों का मिक्सचर लेके हीट करते, तो फिर एसीटोन भी मिलता, फॉर्मेल्डिहाइड मिलता, और इनके साथ साथ एसिटल्डिहाइड भी मिल जाता, फिर तीनों मिलते। along with acetone and formaldehyde you will get acetaldehyde too। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर एसिड है और इसको मैग्नीज ऑक्साइड के साथ हीट करें, तो जैसी रिएक्शन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड के साथ हुई थी, सेम ऐसी रिएक्शन मैग्नीज ऑक्साइड के साथ होगी। यहां पे पहले तो एक H2O निकलेगा, एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर हुआ, और एक मॉलिक्यूल CO2 का बाहर हो जाएगा। और CO2 बाहर और H2O बाहर, और फाइनली मिल गया RCOOR कीटोन। ठीक है, तो एसिड से डेरिवेटिव से भी बना सकते हैं। और देखिए, अगर हमारे पास एल्काइल साइनाइड है, एल्काइल साइनाइड को भी हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर इसकी रिएक्शन SnCl2 और HCl6 किया जाए तो पार्शियल रिडक्शन होगा, और ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, इमाइन। और अगर इमाइन का हाइड्रोलिसिस करें तो ये बन जाएगा RCHO एल्डिहाइड और प्लस अमोनिया। अब यहां पे चाहे तो आप इमाइन को कन्वर्ट करने के लिए आप चाहें तो CnSnCl2HCl ले लीजिए, या आप डाई बाल H भी यूज कर सकते हैं, सेम रिएक्शन होगी। डाई बाल H भी लेंगे तो भी सिमिलर बिहेवियर। ठीक है, और देखिए, कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनसे हम एरोमेटिक बना सकते हैं। ये भी मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था कि अगर आप बेंजीन लेते हैं, RCOCl और AlCl3 लेते हैं तो भी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएंगे, COR ये बन जाएगा। अगर आप बेंजीन लेते हैं,
इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3 से करते हैं तो भी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शन, ये भी हम कल देख चुके हैं, HCl लेते हैं, HCl ZnCl2 एंड सेकेंड स्टेप में वाटर, तो भी ये पहले इमाइन बनेगा जो कि फाइनली हाइड्रोलाइज होकर के एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये सभी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनसे हम कार्बोनाइल कंपाउंड बना सकते हैं। ये वाली रिएक्शन, जैसे ये गटरमन कोच रिएक्शन है और ये गटरमन रिएक्शन है, जिसमें CO आता है वो कोच है, जिसमें CN आता है वो सिर्फ गटरमन रिएक्शन।